नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिस कर देंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि जो आपने सर पढ़ाया था वो पेपर में आया नहीं। ठीक है, तो भाई अपनी भी जिम्मेदारी समझें, पूरा वीडियो देखें। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपीय जो कंपनी है भारत में आई हैं वो किस लिए आई हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए, ना कि वहाँ पर सत्ता जो है स्थापित करने के लिए। अभी इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ व्यापार चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले व्यापार नहीं होता था, ये बाद में व्यापार मतलब बाद में ही जो है भारत आना क्यों स्टार्ट हुआ। पहले व्यापार दूर दूर से होता था। जैसे एक नक्शा बनाऊँ मैं आपको, तो भाई अच्छा नहीं बना, एक मिनट। ये सही है। देखो, ऐसा था जैसे जो व्यापार होता था, व्यापार तो सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा था। लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई थी कि अब जो है हमें पढ़ना पड़ रहा है कि जो यूरोपियन कंपनी है वो भारत में आ रही हैं। क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा हुआ कि जब यूरोपीय कंपनी भारत में आ रही थी तो यूरोप में जो चल रहा था एक तरीके से कहें आधुनिक दौर। यूरोप में आधुनिक दौर चल रहा था और भारत में चल रहा था मध्यकालीन दौर। अब देखिए, ये जो चैप्टर है यूरोपियन कंपनी वाला, ये बहुत लोग मॉडर्न हिस्ट्री में मानते हैं और बहुत लोग इसको मेडिवल हिस्ट्री में मानते हैं। अब भाई देखिए, भारत में चल रहा है मध्यकालीन और यूरोप में चल रहा है आधुनिक काल। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है कि जब ये यूरोपीय कंपनी जो भारत में आना स्टार्ट करती हैं तो भारत में शासन चल रहा होता है मुग़ल वंश का। ठीक है, मुग़ल वंश का शासन चल रहा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले व्यापार नहीं होता था, पहले व्यापार होता था। लेकिन होता क्या है कि एक घटना होती है 1453 सन की घटना है। ठीक है, ये घटना क्या है कि जो यूरोप है, यूरोप का एक पूर्वी भाग है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तुर्की क्षेत्र में एक अरबों का बहुत बड़ा आक्रमण होता है और वहाँ पर जो मार्ग होता है, जो भारत से व्यापार होता था, उस मार्ग पर कब्जा कर लेते हैं। तो मार्ग पर जब कब्जा कर लेते हैं तो इनका व्यापार ठप हो जाता है। अब इनको चाहिए मुनाफा, तो एक क्या होता है, एक खोज का दौर चलता है। जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो भारत की ओर आने या भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, चीन है, ठीक है, इंडोनेशिया है, तो वहाँ पर आने के लिए एक प्रयास करते हैं और वहाँ पर आने के लिए एक दूसरे मार्ग की खोज करते हैं। और इसी के दौरान एक व्यक्ति हैं, 1492 की बात है, कोलंबस क्या करते हैं, कोलंबस आते हैं भारत खोजने, लेकिन खोज लेते हैं अमेरिका। पर रास्ता भटक गए तो इन्होंने अमेरिका को खोज लिया। ठीक है, भारत की खोज का श्रेय जाता है वास्को डिगामा को भारत की खोज का श्रेय देते हैं और अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, अब देखिए, खोज मतलब ये नहीं है कि ये खो गए थे, ये थे अपनी जगह ही। लेकिन भाई अगर आप कोई चीज़ भूल जाए, उसको ढूंढ रहे हैं तो खोज कर रहे हैं, और बना रहे हैं तो आविष्कार कर रहे हैं, तो खोज का श्रेय जाता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले भारत नहीं था, इससे पहले अमेरिका नहीं था, तो लोग अपना व्यापार करने के लिए वो स्थान ढूंढ रहे थे, वो रास्ता ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं कंपनी की बात। देखिए, अच्छा एक बात और है कि समुद्री मार्ग है यहाँ पर, तो समुद्री मार्ग से ही लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से चला आया, समुद्री मार्ग से ही जो भी यूरोपीय कंपनी है वो समुद्री मार्ग से ही भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, चलिए, जो यूरोपीय कंपनी है वो कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं, उनका क्रम है, ये क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, फिर डच आते हैं 1595 में, अंग्रेज आते हैं 1600 में और फ्रेंच आते हैं 1664 में। तो ये तो कंपनी के आने का क्रम है। ठीक है, ये तो कंपनी के आने का क्रम है। लेकिन जो अपनी कंपनी स्थापित, एक फैक्ट्री या एक कोठी खोलने का जो एक श्रेय जाता है, वो उल्टा सीधा क्रम है। ठीक है, देखो, कंपनी स्थापना का जो क्रम है वो ये है, सबसे पहले पुर्तगाली है। अब इस पर खाली दो चीज़ें बदली हैं, डच और अंग्रेज। यहाँ पर डच पहले आए हैं, लेकिन डचों ने अपनी पहली कोठी जो है बाद में खोली है अंग्रेज से। ठीक है, तो देखिए, पुर्तगाली 1498 में आए हैं और कोचीन में सबसे पहले भाई कालीकट पहुँचे थे। पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे, तो वहीं पर जो है कोचीन में, उसके नीचे कोचीन में इन्होंने 1503 में है स्थापना की थी, एक अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी।
अंग्रेज 1600 में आए हैं, लेकिन सूरत में 1608 में अपनी कोठी को बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका काम बीच में रुक गया था, अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे। और बाद में जो है इसको छोड़कर ये लोग चले गए थे दक्षिण भारत, और यहाँ पर बनाया इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी कोठी पहली बना के तैयार कर दी। तो पहले बन के तैयार होने वाली इनकी जो व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की है वो है मसूलीपट्टनम, और निर्माण कार्य पहले कहाँ स्टार्ट किया था? सूरत में। ये दोनों बातें हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे जब इनकी बारी आएगी, ठीक है। फिर आते हैं डचों ने 1665 में मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी व्यापारिक कोठी स्थापित की, और फ्रांसीसी 1664 में सूरत में अपनी कोठी स्थापित की। देखिए अंग्रेज पहले आए हैं और अंग्रेज डच के बाद आए हैं, लेकिन व्यापारिक कोठी डचों से पहले स्थापित की है। बस ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो यूरोपियन कंपनी का आगमन और कंपनी की स्थापना क्रम दोनों आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूरोपीय के बारे में, पुर्तगाली के बारे में। देखिए पुर्तगाली देखिए क्या है कि एक पुर्तगाली राजा हैं प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था उस समय, और अभी भी इसी नाम से संबोधित करते हैं, द नेविगेटर। इनके नेतृत्व में जो है भौगोलिक क्षेत्रों को खोजने का अभियान चलाया गया। किसके नेतृत्व में? प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में, ठीक है। और इसी के तहत जो है पुर्तगाली जो है अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत आए, और इस मार्ग को जो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत आए थे, ये जो मार्ग है इस मार्ग को इन्होंने एक नाम दिया। वो नाम क्या दिया? केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप को लेकर किसने भारत की खोज की? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और यहाँ पर एक स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमोरिन। ये नाम याद रखेंगे, जमोरिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, तब वहाँ पर जमोरिन नामक एक शासक था, वहाँ पर स्थानीय शासक, उसने जो है वास्को डी गामा का, उनकी टीम का बहुत भव्य स्वागत किया था, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ? 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज का नेतृत्व में एक समूह भारत आया, ठीक है। 1502 में फिर से वास्को डी गामा भारत आए, ठीक है। और पुर्तगाली क्या करते थे? मसाले कपड़े वापस ले जाकर अपने यहाँ बेचते थे, और 60 गुना मुनाफा कमाते थे। 60 गुना मतलब सब कुछ निकाल के, जहाज़ का खर्च है, वर्कर्स का खर्च है, सब कुछ निकाल के 60 गुना मुनाफा ये कमाते थे। अब इतना मुनाफा कमा रहे हैं, तो पुर्तगाली जो शासक उनको पता चला कि इतना जो है मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना अपने वायसराय भारत भेजे जाएं। तो इसी क्रम में भारत में वायसराय भेजे जाते हैं वहाँ के शासक के द्वारा, ठीक है। देखिए पहले जो वायसराय आता है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 और 1509 के बीच ये भारत में वायसराय बन के रहता है। ये पहला पुर्तगाली वायसराय है जो भारत भेजा गया है। और पुर्तगालियों की भारत में जो एक तरीके से रहने का श्रेय या पुर्तगालियों का संस्थापक भारत में किसको कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब देखिए ये संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत में संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पुर्तगालियों का भारत में संस्थापक कहा जाता है अल्मीडा को, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है उसको कहा जाता है अल्बुकर्क को। थोड़ा नाम अजीबोगरीब है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेने में। देखिए अब देखिए भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल गवर्नर था। इसने क्या किया? इसने ब्लू वाटर नीति चलाई। ब्लू वाटर नीति मतलब क्या हुआ कि जो हिंद महासागर से जो व्यापार होते थे वहाँ पर इसने जो है एकाधिकार करने की कोशिश की, मतलब और कोई व्यापार ना कर पाए। तो यही कहलाती है ब्लू वाटर नीति, ठीक है। जो महासागर से जो व्यापार होता था और कोई व्यापार ना कर पाए, हम ही लोग खाली पुर्तगाली लोग व्यापार करें, तो ये नीति चलाई थी किसने? अल्मीडा ने। इसको अल्मीडा भी कहते हैं। ये जो अल्मेडा लिखा है तो इसको अल्मीडा भी बोलते हैं, अल्मीडा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कहीं कहीं आपको अल्मेडा, कहीं कहीं आपको अल्मीडा भी दिखेगा, ठीक है। चलिए फिर आता है दूसरा वायसराय जिसका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 के बीच में रहता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है देखिए। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक जैसे कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर नीति, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीता था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था 1510 में। ठीक है, देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं भारत में और सबसे बाद में जाते भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, लेकिन राजधानी किसको बनाई थी? कोचीन को। राजधानी इसने बनाई कोचीन को। ठीक है, 1510 में जीता और 1961 में गोवा को इन्होंने छोड़ा था। ठीक है, देखिए इसने क्या किया, इसने एक विवाह नीति चलाई। विवाह नीति मतलब क्या हुआ कि जो पुर्तगाली लोग थे उनका विवाह भारतीय लोगों से करा रहे थे। ठीक है, इससे फ़ायदा ये था, कुछ तो लालच देते थे। लालच ये कि आप शादी कर लेंगे, आपको इतना इतना मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको भी व्यापार में जो है एक पद दिया जाएगा। इन सब लालच के दौरान शादी कराते थे भारतीय लोगों के साथ, जिससे क्या होता था, ये फ़ायदा और था कि आपसी व्यवहार होता था, आपस में मनमुटाव नहीं होता था। ये भी एक कारण था। तो ये विवाह नीति चलाई थी। और देखिए इसके तहत क्या है कि 3 उद्देश्य थे। एक तो ईसाई धर्म का प्रचार करना, सोना जीतना और प्रतिष्ठा। सोना मतलब बहुत धन दौलत जीतना, धन दौलत कमाना। ठीक है, तो इसको 3G नाम से भी जानते हैं, 3G नीति नाम से जानते हैं। 3G मतलब क्या हुआ कि गॉड, ठीक है, और गॉड हो गया, गोल्ड हो गया और ग्लोरी। मतलब कि इतना व्यापार में मुनाफा कमाओ कि यूरोप में जब अपने देश जाए तो वहाँ पर बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्रतिष्ठा उनकी बढ़े। तो ये 3 इनके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो विवाह नीति किसने चलाई थी? अल्बुकर्क ने। गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। देखिए ये जीता है ना गोवा को, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक मान लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर अगला वायसराय एक आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीज़ें। पहली बात देखिए, इसने क्या किया था, इसने गोवा को राजधानी क्षेत्र व कार्यालय क्षेत्र बनाया। मतलब गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, 1535 में इसने क्या किया, 1535 में है दमन को, दीव को जीता और 1539 में दमन को जीता था इसने। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट लिखा है मैंने कि भारत में जो है इनकी देन क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने दिया है भारत को। देखिए अनानास की खेती करना, गन्ना, पपीता, तंबाकू, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची, संतरा, आलू, मक्का, शकरकंद, काली मिर्च। ठीक है, ये सब जो हैं जनक माने जाते थे। ये सब जो है भारत में इनकी देन है पुर्तगालियों की। अनानास, गन्ना, पपीता, तंबाकू, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची, संतरा, आलू, मक्का, शकरकंद, काली मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की देन जो है वो पुर्तगालियों की है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डच, हॉलैंड। इसमें देखिए क्या है कि 1595 और 96 में किसके नेतृत्व में जो है वो भारत अर्थात पूर्वी एशिया में अभियान चलाए गए, ये क्वेश्चन आता है। तो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत अर्थात पूर्वी एशिया में अभियान लेके आते हैं डच। ठीक है, जिसको हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोलते हैं। सबसे पहले डच जो है वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में गए, वहाँ पर खूब मसाला वगैरह बेचा, खूब प्रॉफिट किया। फिर धीरे धीरे जो है ये भारत के क्षेत्र में आए और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी व्यापार जो है इन्होंने स्टार्ट किया, वस्त्र का व्यापार करना। ठीक है, अब देखिए 1759 में एक वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध, ये पूछता है आपसे, वेदरा का युद्ध होता है 1759 में ब्रिटेन और डचों के बीच में। वेदरा के युद्ध किसके बीच होता है, ये क्वेश्चन बनता है। 1759 में पहली बात सन है, और दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन व डचों के बीच में ये युद्ध होता है और इसी युद्ध में जो है वो डचों का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेज की। अंग्रेज जो आते हैं, पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे कि जो 31 दिसंबर 1600 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। ये 1833 के चार्टर एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नाम दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर सन 16 को एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करती हैं रानी एलिजाबेथ। जो रानी एलिजाबेथ है वो इसकी स्थापना करती हैं, रानी एलिजाबेथ प्रथम। तब भारत में किसका शासन चल रहा होता है? अकबर का भारत में जो है अकबर का शासन चल रहा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तब भारत में शासन किसका था? तब आपको अकबर ही लगाना है। दरअसल इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जान लेते हैं, जबकि इसका नाम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ठीक है, चलिए
भारत, अब देखिए भारत में महारानी के द्वारा जो है कंपनी को व्यापार करने का आदेश दिया था सन 1600 में, और इस समय भारत में शासन किसका था? अकबर का था। ठीक है, और कंपनी के व्यापार करने का अधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए। ये 15 वर्षों के लिए क्वेश्चन बनेगा, तो 15 वर्षों का फरमान दिया गया था इन कंपनी को कि जब भारत में जाओ अपना व्यापार करो जाके। अभी व्यापार करने की बात दोस्तों हो रही है, कोठी वोठी खोलने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फिर देखिए 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जेम्स प्रथम शासक बनते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। अब जो है इनके दिमाग में चल रहा है कि हम लोग व्यापारिक कोठी खोलेंगे। ठीक है, तो प्रयास करते हैं और इसी क्रम में अपना एक दूत भारत भेजते हैं जेम्स प्रथम, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। अब देखिए ये जब 1603 की बात है तो वहाँ पर भारत में मुगल शासक कौन था? अकबर था। लेकिन 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांगीर गद्दी पे बैठता है। तो कैप्टन हॉकिंस जब तक भारत में पहुँचते हैं तब तक जो है जहांगीर का शासनकाल हो जाता है, जबकि फरमान लेके आते हैं ये अकबर के लिए। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं ये इम्प्रेस कर लेते हैं जहांगीर को, और जहांगीर की अनुमति से जो क्या होता है कि 1608 में सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ विवाद हो जाता है तो इसका काम बीच में रोक करके ये मसूलीपट्टनम चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं दक्षिण भारत में, और यहाँ पर 1611 में इनकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। और बाद में 2 साल बाद ये 1113 में इनकी फैक्ट्री सूरत में कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, तो मुगल दरबार में अंग्रेज का जो प्रथम दूत था, ठीक है, अंग्रेज प्रथम दूत था, वो था कैप्टन हॉकिंस। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मैंने लाइन लिखी थी कि 1608 में मुगल दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस, अकबर के नाम से फरमान लाता है, लेकिन जहांगीर का शासनकाल होता है। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाने का इनका काम शुरू होता है, और सबसे पहले फैक्ट्री तैयार होती है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद एक दूत और आता है, वो आता है सर टॉमस रो। ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक है, ये भी देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कैप्टन हॉकिंस पहले आता है और सर टॉमस रो बाद में आता है। ठीक है, 1632 में, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक जो है फैक्ट्री बनने की बात यहाँ पर हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर वगैरह लिया जा रहा है, बहुत ही आराम से ये लोग अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। 1632 में क्या होता है कि गोलकुंडा के एक शासक हैं जिनसे ये एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं, और जिससे इनको उस क्षेत्र में फ्री यानी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि कुछ शर्तें रखी गई थी जो गोलकुंडा के शासक को दी गई थी, मतलब जो भी पैसा धन दिया गया हो एक साथ ही, उसके बाद मुक्त व्यापार करने के लिए इनको अनुमति मिल जाती है। ठीक है, फिर सोने पर सुहागा तब होता है जब 1717 में एक मुगल शासक है, जो कमज़ोर मुगल शासक, जिसका नाम है फारूक सीर के दरबार में एक ब्रिटिश दूत आता है जिसका नाम है जॉन सरमन। तो जॉन सरमन जो है तीसरा एक माना जाता है, तीसरा दूत है जो मुगल शासक के फर्रुखसियार के दरबार में आता है। फर्रुखसियर के दरबार में आता है जॉन सरमन, और जिससे एक फरमान जारी होता है जो कुछ शर्तों पे होता है। वो शर्तें क्या क्या है देखिए 3000 रुपये कर वार्षिक लेकर मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश इनको दे दिया गया। 3000 रुपये आप वार्षिक कर दीजिए मुगलों को, और बंगाल के क्षेत्र में आप मुक्त व्यापार करिए। 10,000 वार्षिक कर लेकर सूरत में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया गया इनको, और बम्बई में जो अंग्रेज सिक्के चलाते थे उन्हें पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो ये फर्रुखसियर की जो है एक योजना थी, इन्होंने ये एक अनुमति दी थी इन चीज़ों की, मतलब आप इतना करेंगे और उसके बाद हम आपको इतना जो है आज़ादी देंगे कि आप ऐसे इस तरीके से व्यापार करेंगे। अब देखिए इनको मुगलों को ये नहीं था कि आप मुनाफा कमा रहे हैं या घाटा कमा रहे हैं, उनको इतना चाहिए, 3000 रुपये वार्षिक कर चाहिए और 10,000 रुपये वार्षिक कर सूरत में उनको चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो सारे आदेश है ना, तो यही आदेश कहलाते हैं। ब्रिटिश इतिहास में ये मैग्ना कार्टा के नाम से जाने जाते हैं। मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का घोषणा पत्र समझ लीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार, अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए यूरोप में 2 लोग जो है यूरोप के 2 कंट्री जो है भारत में अच्छे खासे काम कर रहे हैं, एक तो पुर्तगाली लोग, एक ब्रिटेन लोग। तो इन दोनों में संघर्ष हो रहा है। अब संघर्ष को कम करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया, शादी करा दिया आपस में। तो ब्रिटेन का एक राजकुमार है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की एक राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन। इन दोनों का विवाह किया जाता है, और दहेज के रूप में जो बम्बई होता है क्षेत्र, जो बम्बई क्षेत्र पुर्तगालों के पास होता है, वो बम्बई क्षेत्र
इंग्लैंड को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। 1661 की ये बात होती है, ठीक है। अब देखिए 1668 में क्या होता है कि इंग्लैंड बम्बई को क्या करेगा, तो 10 पाउंड जो है वार्षिक कर लेके, वार्षिक किराए पर जो कंपनी काम कर रही होती है भारत के अंदर ब्रिटेन की, उसको दे दिया जाता है और वहाँ से कंपनी जो है अपना व्यापार करे, ठीक है। 1668 की बात है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और है, एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जो औरंगजेब है उसके साथ एक संघर्ष होता है सर जॉन चाइल्ड। अब सर जॉन चाइल्ड के लिए मैंने ये नोट लिखा है। दरअसल बात क्या होती है कि औरंगजेब के समय जो है ब्रिटिश जो है हुगली नदी के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा रहे थे और मुगलों के जहाज़ों पर कब्जा कर रहे थे, ठीक है। तो जिससे औरंगजेब काफ़ी नाराज़ होता है और इस दौरान जो है 1668 में जो है एक औरंगजेब जो है उसके साथ संघर्ष होता है जॉन चाइल्ड के साथ। जॉन चाइल्ड के साथ जो है एक युद्ध होता है जिसमें युद्ध में जो है पराजय होती है जॉन चाइल्ड की, और जिससे क्या होता है अंग्रेज़ों को एक भारी जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। तो ये नोट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए अंग्रेज़ों ने जो है कुछ प्रेसिडेंसी का जो है निर्माण किया था जो महत्वपूर्ण है। बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इनमें फोर्ट बनाए थे, फोर्ट मतलब किले बनाए थे। जैसे कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में क्या है कि फोर्ट विलियम बनाया, तो फोर्ट विलियम अभी भी है। तो फोर्ट विलियम जो है कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है सेंट जॉर्ज बनाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। और पांडिचेरी में जो है पांडिचेरी में फोर्ट लुई बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक डेनमार्क भी आता है देश जो 1616 में पहली फैक्ट्री तंजौर में लगाते हैं। तंजौर मतलब तमिलनाडु में, ठीक है, तंजौर में। तो ये बस डेनमार्क के लिए इतना, ये क्रम में बीच में आ गया तो उसको मैंने बता दिया कि डेनमार्क जो है 1616 में आती है। बात आती है फ्रांस की। देखिए फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 में जो है होती है लुई 14वें के शासनकाल में। जो फ्रांसीसी जो कंपनी है उसकी स्थापना होती है लुई 14वें के काल में 1664 में, ठीक है। और 1668 में जो है 1668 में फ्रैंको कैरो ने पहली कंपनी जो है वो सूरत में स्थापित की थी। 1668 में फ्रैंको कैरो ने पहली फैक्ट्री जो है या पहली कंपनी जो है सूरत में स्थापित की थी। और 1669 में अपनी कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में भी बनाया, ठीक है। देखिए 1673 में जो है पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और 1954 में छोड़ा। मतलब 1954 में ये पांडिचेरी पर अधिकार करते हैं 1673 में, और छोड़ते कब है 1954 में। और 1961 में जो है पुर्तगाली गोवा को छोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कब की थी, 1674 में। देखिए 1674 में कुछ क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को मिला के जो है फ्रांसिस मार्टिन ने जो है पांडिचेरी का स्थापना की थी। जैसे चंद्रनगर दक्षिण पर कब्जा किया था, और कुछ राज्य और भी थे जैसे कि मान लीजिए माही, जैसे माही और कारिकल, ये पांडिचेरी के क्षेत्र में आते हैं। इनको सबको जीतने के बाद एक पांडिचेरी का निर्माण किया गया था फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। देखिए ऐसा होता है कि इन दोनों का वर्चस्व काफ़ी बढ़ रहा होता है। अब जब दोनों लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष की तो स्थिति बनी जाती है। अब संघर्ष, अब यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले कर्नाटक युद्ध किन के बीच है, ये बात आपको याद रखनी है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है। चलिए कारण क्या है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध। देखिए यूरोप का एक स्थान है ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर क्या है कि उत्तराधिकारी का एक युद्ध चल रहा है। तो उसमें यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़े हुए हैं। होता क्या था कि जब यूरोप में कोई देश आपस में भिड़ते थे तो वही इंडिया में भी तनाव उसमें उत्पन्न होता था। अब फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में भिड़ रहे हैं तो उसका असर इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है कर्नाटक का युद्ध माना जाता है 1746 से 1748 में 2 साल ये कर्नाटक का युद्ध चलता है। कारण क्या है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक है। अब संधि, इसमें संधि क्या होती है, इसमें संधि होती है एला सापेल की संधि, ठीक है। एला सापेल की संधि होती है, ये होती है 1748 में, ठीक है। अब देखिए एला सापेल की संधि होती है 1748 में, उसके बाद ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। अब विशेष क्या होता है, फ्रांसीसी गवर्नर एक है, ठीक है, नाम क्या है, डुप्ले। उन्होंने मॉरिशस के गवर्नर है, जो फ्रांसीसी गवर्नर है लाबूडोर ने इनको बुलाया और उनके माध्यम से ब्रिटेन पर दबाव बनाते हैं, ठीक है।
तो दबाव बनाने के बाद जो क्या होता है कि मद्रास, उनसे जो है मद्रास छीन लिया जाता है। अब इसी दौरान क्या है कि एक युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक के दौरान एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेंट थाम का युद्ध, जिसमें मद्रास जो होता है वो अंग्रेज़ों को और अमेरिकी क्षेत्र को फ्रांस को सौंप दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो मद्रास है, मद्रास को फ्रांसीसियों ने छीन लिया है, तो उनको वापस अंग्रेज को कर देते हैं, और जो अंग्रेजी जो अमेरिकी क्षेत्र जो ब्रिटेन के पास है उसको वापस ब्रिटेन जो है फ्रांस को दे देता है। तो ये होता है इस युद्ध का परिणाम। तो ये सेंट थाम का जो युद्ध जो होता है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही लड़ा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखिए क्या है, 1749 से 1754, लगभग 5 साल ये चलता है युद्ध। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिए कारण क्या है। कारण यह है कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण है। मतलब क्या हुआ कि हैदराबाद और कर्नाटक में उसमें उत्तराधिकारी हैं, तो इसके वो किसी और को बनाना चाह रहे हैं और कोई किसी और को बनाना चाह रहा है। तो दोनों पक्ष में एक तरफ फ्रांसीसी हैं, एक तरफ ब्रिटेन है। तो ये भी मतलब जो है एक तरीके से यहाँ पर एक संघर्ष की एक स्थिति बनती है, और स्थिति बनने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक युद्ध में उतरते हैं, ठीक है, युद्ध में उतरते हैं। तो हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण होता है, एक तो होता है ब्रिटेन, एक होता है फ्रांसीसी, ठीक है। इसके बाद देखिए संधि होती है पांडिचेरी की संधि 1755 में। देखिए आपको याद रखना है कि पांडिचेरी संधि किसके बीच में हुई, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और एला सापेल की संधि किसके बीच हुई, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ये आपको ध्यान रखना, वरना आप मिस कर जाएंगे। ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको शायद आप इससे मिस कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, ठीक है। और विशेष क्या है, इसमें एक अंबूर का युद्ध होता है, इसमें अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध, ठीक है। तो अंबूर का युद्ध कब होता है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है अंबूर का युद्ध होता है, समझ गए होंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यूरोप में, उसका असर देखने को मिल रहा है भारत में। अब ये युद्ध ऐसा है कि इसमें पहली बार जो है डायरेक्ट जो है फ्रांस और ब्रिटेन आपस में भिड़ते हैं। यहाँ पर किसी भी मतलब होता नहीं है कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक दागना है, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे आमने सामने यहाँ पे भिड़ जाते हैं। तो संधि होती है पेरिस की संधि, यहाँ पर पेरिस की संधि के दौरान ये युद्ध समाप्त होता है। ओए होए, ये क्या हो गया यार, पेरिस की संधि होती है। इसके बाद देखिए विशेष क्या है, विशेष इसमें यह है कि वांडीवास का युद्ध होता है इसी के दौरान 1760 में, जिसमें फ्रांस का पतन हो जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो सर आयर कर रहा था, और सर आयर कूट, और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट लाली। तो वांडीवास का युद्ध होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में, जिसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है और फ्रांसीसी सेना हार जाती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है सर आयर कूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है काउंट लाली, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और बनता है कि सबसे बाद में आने वाली यूरोपियन जो कंपनी है वो है स्वीडिश है, 1731 में आती है, और इनका ज़्यादातर व्यापार जो है वो चीन से होता था। तो ये आपका कंप्लीट होता है यूरोपियन कंट्री जो भारत में आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बंगाल के शासक देखेंगे। चलिए अब यहाँ तक बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने साथियों को भी शेयर करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई बात अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई चीज़ छूटी हो या कोई चीज़ आपको गलत लग रही हो, ठीक है, निसंकोच होकर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।